तो अब हमारे बीच आ चुकी हैं राज्य मंत्री लक्ष्मी गौतम जी। देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लगातार वो ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी भी निभा रही हैं और इसी वजह से कोई भी समस्या होती है सीधे वो जुड़ी रहती हैं। और अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अब तमाम मुद्दे होंगे जो उनसे बात करेंगे, आगे का क्या विजन रहने वाला है 2047 की तो बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले विधानसभा चुनाव की बात करें और महिलाओं की जो भूमिका है उत्तर प्रदेश की भी बात करें, लगातार बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। उसमें वो कैसे उनसे बातचीत कर रही हैं, संवाद कर रही हैं और कैसे जुड़ी रहती है, क्योंकि जमीनी जो नेता हैं वो सीधे उनसे जुड़ाव रहता है। इसी पर अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैं जेपी जी से चाहूंगी कि अब इस पैनल आखिरी जो हमारा पड़ाव है इसको आगे बढ़ाएं। शुक्रिया दीपाली। तो गोरखपुर की उड़ान हम बात कर रहे हैं और देखिए बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े इस खास कार्यक्रम में, बहुत सारे बिजनेसमैन जुड़े हमारे साथ, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हमारे साथ, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी रहे, रवि किशन जी को सुना आपने, गोरखपुर के सांसद रहे, गोरखपुर की उड़ान। अब आप सुनेंगे विजय लक्ष्मी गौतम जी को जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, देवरिया से आती हैं, लेकिन गोरखपुर की उड़ान पर हम उनसे बात करेंगे, पूरे प्रदेश की राजनीतिक मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि देवरिया और गोरखपुर की दूरी ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपसे। और चर्चा की शुरुआत हम गोरखपुर की उड़ान की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सीएम सिटी है, देवरिया से लगता भी जिला आपके तो इसे कैसे देखते हैं? गोरखपुर में कितना बदलाव हुआ, मुख्यमंत्री की वजह से ऐसा हुआ या आप देखिए ये गोरखपुर ही नहीं कि पूरा यूपी बदल चुका है? नमस्कार जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को और सभी यहाँ हम आयोजकों को जिन्होंने आप सभी ने मुझे इसमें बुलाया। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि उत्तर प्रदेश का जो विकास इस समय सही मायने में 75 के 75 जनपदों में जो इक्वली हो रहा है, ये कभी नहीं होता था। बिल्कुल पूर्वांचल तो लगता ही नहीं था कि मतलब इस उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इधर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बिजली का काम हो या किसी भी तरीके का उद्योग का काम हो, मतलब बहुत ही हम पीछे थे। और इतना ही नहीं, यहाँ से हम जब लखनऊ से आगे बढ़ते थे या लखनऊ तक जाते थे तो हम देवरिया से आए हैं, हम सलेमपुर से आए हैं, हम गोरखपुर से आए हैं। तो गोरखपुर तो बड़ी मुश्किल से लोगों की जुबान पे आता, अच्छा गोरखपुर भी कोई जगह है, और देवरिया और इधर सलेमपुर और आजमगढ़ इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता था। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, जब से आपने 8 सालों में इधर कमान संभाली है, बिल्कुल हमारा पूरा उत्तर प्रदेश 75 के 75 जनपदों में इक्वली एकदम हर तरह से विकास कर रहा है। हर प्रकार से मैं कह दूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज लग रहा है कि कहीं पश्चिमांचल से पूर्वांचल पीछे नहीं है। और हर हमारी 6 लेन हो, 4 लेन हो, हमारे एक्सप्रेस वे हो, हमारे एयरपोर्ट हो, हर प्रकार से हम सशक्त और मजबूत हैं। आज हमारा गोरखपुर इतना मजबूत हो पाया है। गोरखपुर में जिस प्रकार की परिदृश्य हैं, गोरखपुर को कभी मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। गोरखपुर में भी निकलने पर मेरा जगह निवास स्थान है। सिंघड़िया से लेकर के ये सब मैं पानी में डूबा हुआ देखती, लगता नहीं था कि ये महानगर है और यहाँ नाव भी चलने की स्थिति में रहती थी। आज ये वही गोरखपुर है, बिल्कुल बदलता हुआ गोरखपुर और विकास का नया गोरखपुर। मैं तो कहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक पूरा पश्चिम से लेके उत्तर तक उत्तर प्रदेश को बिल्कुल विकास। गोरखपुर तो बदल ही रहा है, लेकिन गोरखपुर के साथ गांव भी बदल रहे हैं क्योंकि उन गांव की जिम्मेदारी आप पर ही है। बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, दोनों ये डबल इंजन की सरकार जब से जनता ने चुना है, तब से देश के कोने कोने में अंतिम व्यक्ति, दलित व्यक्ति, शोषित, वंचित, पिछड़े व्यक्ति तक को ये भरोसा हो गया है कि आज सरकार की कोई भी योजनाएं, सरकार की कोई भी निर्णय, सरकार का कोई भी अधिनियम बदला हुआ है, सब जनता के लिए है। और विकास की जितनी चीज़ें हैं सब जनता के लिए, सब भरोसा जनता पर, बिल्कुल जनता भरोसा कर रही है हमारी सरकार पे, मोदी जी पे और योगी जी पे। क्योंकि आज गांव में अंतिम व्यक्ति तक विकास की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से पहुंच रही है, बिल्कुल पारदर्शी पहुंच रही है और पहुंच रही है। सरकार की कोई योजना अगर केंद्र में बन रही है तो गांव में अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ उसको भी पता चल रहा है, जो पूर्ववर्ती सरकारों में कभी नहीं होता था। और उनके सरकारों में तो उनके प्रधानमंत्री स्वयं कहा करते थे कि केंद्र से 100 रुपया चलता है तो जाकर गाँव में कहीं 10 रुपया 5 रुपया पहुँचता है, तो ऐसी सरकारें चलती थी। आज हमारी बिना
भ्रष्टाचार के इतने लंबे समय से जो हमारी सरकार मोदी जी की, योगी जी की चल रही है और बहुत अच्छा चल रही है। जनता का जनादेश भी बहुत अच्छा है। पूरा पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, हर दिशा में संपूर्ण विकास हो रहा है बिना जाति पाति भेदभाव के। मैडम विजय लक्ष्मी गौतम जी, आपने संपूर्ण विकास की बात की, गांव की बात की, और आपको नहीं लग रहा है कि इस साल तो आपके मंत्रालय की परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि प्रधानी के चुनाव आएंगे। अब कितने बीजेपी समर्थित प्रधान जीतेंगे वो आपका मंत्रालय तय करेगा। अगर वाकई में उन तक योजनाएं अच्छी पहुंची हैं तो आपकी मंत्रालय की परीक्षा, फिर अगली साल 2027 फिर आपकी व्यक्तिगत परीक्षा। मुझे लगता है कि ये विषय मंत्रालय से तो नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक विकास गांव में योजनाओं का कितनी नहीं, पहुंचाई तो भाई पहुंची या नहीं विकास पहुंची की- तो विकास ग्रामीण की- वोटर तो निर्भर करता है ना। नहीं, विकास की बात जहाँ तक है, गांव में जब कोई गांव की दशा और दुर्दशा जब लोग देखते थे, और आज जो गांव है, हमारा गांव में ग्राम पंचायत भवन है, हमारे गांव में वो ग्राम पंचायत भवन को सचिवालय बनाया गया, जाति, आय, निवास, खसरा खतौनी, जीवित प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आज गांव में आम जनता को पहुंच रही है। और सरकार की जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो सीधा पहुंच रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, बिजली से लेकर के, सोलर लाइट से लेकर के, किसान की सभी तरह की व्यवस्थाओं से लेकर के, सिंचाई हो या बीज हो, खाद हो, हर तरह की व्यवस्थाओं से लेके, क्रय केंद्रों से लेकर के सारी चीज़ें जिस प्रकार पहुंच रही है। लेकिन गांव के चुनाव की जो बात आपने की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गांव में अंतिम व्यक्ति तक उनके दिलों में बसती है। हमारी सरकार मोदी जी, योगी जिन लोगों के दिलों में बसते हैं, क्योंकि ऐसे साफ सुथरी सरकार कभी किसी ने काम नहीं किया। देश को विकसित बनाने का सपना किसी के दिल में नहीं है, हमारे मोदी जी के दिल में है। और देश को विकसित भारत हम तभी बना पाएंगे जब हम पूरा बराबर इक्वली सबके उत्थान और विकास की बात करेंगे, बिना जाति पाति भेदभाव के। रही बात ग्राम में प्रधानी का चुनाव, तो प्रधानी हमारे ही 4 लोग हमारे गांव में उठ करके प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं। सबके साथ सबका सहयोग रहता है, गांव का वो अपना निजी मामला रहता है और लोग सबको बनाते हैं। निश्चित रूप से सरकार को देख करके जब जैसे ही चुनाव होगा तो सब हमारे गांव के लोग जानते हैं कि अगर इक्वली किसी का संपूर्ण भारत में विकास कोई करने वाली पार्टी है तो मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। तो इससे कहीं जनता अब कहीं इफवट नहीं है, किसी का नाम भी नहीं ले रही है। भले ही हम लोग यहाँ मंचों से विपक्षियों का नाम भी ले लेते, गाँव में जाने के बाद जनता सिर्फ यही कह रही है कि हाँ, अब पता चल रहा है कि सचमुच ये हमारा बदलता हुआ भारत है, ये हमारा नया भारत है और हमारा ये भारत विकसित भारत की बनने की ओर है। बिल्कुल मैम, अगर हम चुनाव की बात करें तो अभी पिछले कुछ चुनाव को देखें दूसरे राज्यों के, तो जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा भागीदारी निभा रही हैं और पूरा जो चुनाव है पूरा गेम चेंजर साबित हो रही हैं महिलाएं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या हवा है? प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। जब ये नारी बंधन अधिनियम है कि जब लाया जाता था तो तमाम पक्ष विपक्ष बैठ करके इसको बात करके और इसको फाड़ के फेंक देता था, कूड़े के ढेर में चला जाता था, क्योंकि 90% लोगों का समर्थन ही नहीं रहता था कि महिलाएं आगे आ जाएंगी, महिलाएं आगे आ जाएंगी। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो हिम्मत दिखा करके महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 33% आरक्षण जो दिया, इससे आज महिलाओं में उम्मीद जगी है, आस जगी है कि हम लोग भी अब सदन के अंदर पहुंच करके अपनी बात को जो है पहुंचा सकते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये भूचाल प्रधानी में और जिला पंचायती में तो रहता था, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में नहीं रहता था। लेकिन आज हर क्षेत्र में महिलाएं निकल के काम कर रही हैं। जब स्वयं सहायता समूह की दीदियां गाँव में जो कम पढ़ी लिखी, जो कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, वो भी आज सशक्त, मजबूत और आत्मनिर्भर हो रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं और धन्यवाद दे रही हैं इस देश के प्रधानमंत्री जी को। तो निश्चित रूप से बहनें हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, चाहे आज पत्रकारिता का क्षेत्र हो, डॉक्टर इंजीनियर का क्षेत्र हो या किसी भी फील्ड में हमारी कोई भी बहन अगर आगे बढ़ रही है तो उसको हमारी सरकार निश्चित रूप से उसको संबल देने के लिए हर प्रकार से उसके साथ है। और सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सारे नियुक्तियां भी हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, जिससे अगर हमारी बेटियां भी जहां भी जिस क्षेत्र में आगे आना चाहें आ रही हैं और हर तरीके से उनको मजबूत और सशक्त किया जा रहा है। लखपति योजना की बात करें, वो समझ पा रही हैं महिलाएं इसको, इस योजना के बारे में अच्छे से समझ पा रही हैं? बिल्कुल समझ पा रही हैं, वो बहनें समझ पा रही हैं जो बहनें कभी अंतिम पड़ाव पे रहती थी और उन तक कुछ पहुंचता ही नहीं था, वो जानती ही नहीं थी कि मतलब कोई सरकार की योजना भी चलती है क्या, हम तक आती भी क्या। जैसा मैंने बताया कि 100 रुपये चलता था तो 10 रुपये 5 रुपये पहुंचता। आज वो बहनें जानती हैं कि ये मोदी जी ने हमारे लिए भेजा है, ये योगी जी ने हमारे लिए भेजा। आज गाँव-गाँव में हमारी विधवा महिलाएं हो या दिव्यांग बहनें हो, जो हमारे प्रधानमंत्री आवास जिनको नहीं मिला उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ग्रामीण आवास योजना करके दे रहे हैं। यानी कि किसी को छोड़ना नहीं है। विकसित भारत तभी बनेगा जब गाँव में रह रहा अंतिम
अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सभी व्यवस्थाओं को, योजनाओं को पहुंचा करके उनको सशक्त और मजबूत किया जाए, आत्मनिर्भर किया जाए। और इस दिशा में हमारी सरकार कदम बढ़ा चुकी है। जनता का भी जन आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। मंत्री जी, एक सवाल, क्योंकि अब चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और आप क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी हो गई और आप भी तैयारी में लग भी गई होंगी क्योंकि माहौल बनने लगा है, लेकिन मैं आपको एक मंत्री के बतौर देखूं, आपने अपनी विधानसभा में क्या उपलब्धियां रही, क्योंकि लाखों लोगों तक ये वीडियो भी पहुंचेगा, ये इंटरव्यू चल रहा है लाइव, तो वो भी सुनना चाहेंगे कि भाई आपने अपनी विधानसभा में कितना काम किया है एक बतौर मंत्री के तौर पर। क्या आप अपनी उपलब्धियां बता पाएंगी? बिल्कुल मैंने किया है तो जरूर बता पाऊंगी। पहले की तरह नहीं कि पहले पूछे कि जो सांसद और विधायक होते गाड़ी बंद करके जाए और गाड़ी बंद करके क्षेत्रों से भग गए, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहता। हम लोग तो रात दिन जनता के बीच में जन सुनवाई करके फेस करते हैं। तो हम सभी को मुख्यमंत्री जी ने लगातार ऐसा बोला है कि मैं अपने प्रभारी वाले जनपद में भी, अपने विधानसभा में भी, अपने जनपद में भी पूरा समय देती हूँ और 75 के 75 जनपदों में जहाँ भी कोई कार्यक्रम हो पहुँचती हूँ। लेकिन जिस जगह से मैं जीतती हूँ, जहां से मैं विधायक हूं, देवरिया जनपद के सलेमपुर विधानसभा से, सलेमपुर विधानसभा में इस समय आप जाके देखेंगी तो एक भी सड़क आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो नहीं बनी है, चाहे वो 10 किलोमीटर की हो, 15 किलोमीटर की हो या 5 किलोमीटर की हो या 2 किलोमीटर की हो, सब सेचुरेट हो गई है। हमारे सलेमपुर में इतने सालों से हमारा देश आज़ाद हुआ था, वहाँ पे बस स्टैंड अब तक नहीं था। हमारे सलेमपुर में बस स्टैंड बन करके तैयार है। हमारे सलेमपुर में ब्लॉक अपना नहीं था, ब्लॉक जो है तहसील के एक कमरे में चलता था। हमने 9 करोड़ में ब्लॉक अपना बनवा रही हूँ, अलग बहुत ही शानदार बना। सलेमपुर में एक ऐसी सीएससी थी जो 10 कमरे का 10 बेड का सीएससी था। वहाँ पे संपूर्ण दवाइयाँ नहीं होती थी, व्यवस्थाएं नहीं होती थी, कुछ भी होता था तो हमारी 3.5 लाख जनता जो है देवरिया आती थी, देवरिया से मेडिकल कॉलेज भेजा जाता था। आज सलेमपुर में बहुत अच्छी स्कीम के तहत, भारत सरकार की स्कीम की तहत जो है वहाँ पे अस्पताल बनाया, जो 50 बेड का अस्पताल बना है। 10 बेड PICU है और 10 बेड हमारे गर्भवती जो डिलीवरी के लिए महिलाएं आती हैं उनके लिए, यानी कि 70 बेड का अस्पताल जो पहले से 10-15 बेड का था, 100 बेड का अस्पताल आज सलेमपुर में मेरे बन चुका है। और वो बच्चे जो कभी PICU जैसी व्यवस्था थी ही नहीं कि बच्चे जो पैदा होते हैं उनको पीलिया हो जाए, सिकाई हो, वो भी। और 76 प्रकार के ब्लड कंप्यूटरकृत जांच के मशीनें हमारे सलेमपुर CSC पे भी लगी है, लार CSC पे भी लगी है और लगातार उस पर आम गरीब जनता आ करके अपना करा रहा है। अब मैं सलेमपुर के लार CSC पर जो है ऑक्सीजन प्लांट भी लगवा रही हूँ ताकि महामारी, कोरोना जैसी महामारी कोई आए तो हमारे सलेमपुर के लोगों को कहीं और भटकना ना पड़े। तो लगातार खेल का मैदान भी बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सलेमपुर कंपोजिट विद्यालय, जब जनपद का पहला कंपोजिट विद्यालय हमारे सलेमपुर के डुमोलिया गांव में बन रहा है। वो विद्यालय जो बड़े बड़े हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं जिनमें हमारे गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते, उससे अच्छा मॉडर्न और आधुनिक विद्यालय जो है हमारे सलेमपुर के डुमोलिया गांव में, मतलब लगातार हमने प्रयास किया है। अभी अटल आवासीय अनावासीय विद्यालय भी स्वीकृत है, वो भी बनने जा रहा है। डूडा की सड़कें 10-10 करोड़ की हमने जो है नगर पंचायतों में अपने 15-15 करोड़ की 20-20 करोड़ की जल निकासी का काम कराया है और सड़कें बनवाई है। मुझे लगता है कि अभी जितना भी इधर समय मेरे पास बचा है तो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि एक भी ऐसी कोई समस्या सलेमपुर में ना बच जाए जो सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि एज मैं मंत्री हूं तो मुझसे जनता को और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की वहां कोशिश कर रही हूं। अब तक जो मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट गई जो मैं नहीं बता पाई, बहुत सारे उत्सव भवन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं वहाँ पे करा रही हूँ, खेल के मैदान, तो अभी वो सारी चीज़ें नहीं आ पाई। लेकिन बहुत सारी सरकार की योजनाएं जो हमें कंप्लीट कराना था सलेमपुर के लिए मैंने कराया है और आगे बहुत सारी चीज़ें हमारी स्वीकृत है। ज़मीन के अभाव में ज़मीन ढूंढ रही हूँ, चाहे होलसेल मंडी सलेमपुर में अगर बन जाती है तो सलेमपुर को जो तहसील की तरफ जो जाम लगता है उन सारी चीज़ों से हमारी जनता को जो है तकलीफ दूर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें स्वीकृत है, बस जैसे ही ज़मीन हमें मिलेगी तत्काल मैं इन सब पे काम करूंगी। तो लंबी फेरिस्त है। हाँ, लंबी लिस्ट है। अब क्योंकि जी राम जी अभी लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो इसको कैसे, इस योजना के बारे में आप बता रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो जी राम जी का, मनरेगा का नाम जी राम जी कर दिया गया तो इसको विपक्ष वैसे भी भुना रहा है और अब क्योंकि ये सीधे ग्रामीण लोगों से जुड़ा है, मजदूर से जुड़ा हुआ, तो इसको कैसे फिर इस योजनाओं को समझाया जा रहा है? मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जी राम जी योजना को लेकर विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि आप इसको खत्म करना चाह रहे हैं, रोजगार छीनना चाह रहे हैं, राज्यों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इस मसले को लेकर। मैं ये कह सकती हूँ कि बीबी जी राम जी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी मिशन योजना,
ये है। और इसके तहत ये तो वो लोग इसलिए कह रहे हैं कि अपने रहते रहते भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कभी भी ये पहले नरेगा था, फिर मनरेगा, नरेगा से भी पहले ये ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से था, उसके बाद ये नरेगा हुआ, उसके बाद मनरेगा हुआ, मनरेगा के बाद बीवी जीराम जी है। तो ये नया अधिनियम ला करके सरकार ने महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम किया। महात्मा गांधी का स्वयं सपना था स्वराज और राम राज्य की कल्पना, और राम राज्य की कल्पना से महात्मा गांधी के किसी भी अनुयायियों को कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ उन लोगों को तकलीफ है जो सपने तो देख रहे हैं सत्ता में आने के, लेकिन वो सपने देखने से नहीं होते हैं। जब आप सत्ता में थे तो आपने कुछ भी नहीं किया, तब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब ऐसे ही बिलबिलाते रहेंगे। जीराम जी की योजना जो है बहुत अच्छी योजना है, ये विकसित भारत करने की योजना है। पहले 100 दिन की गारंटी थी इसमें, अब 125 दिन की गारंटी हो गई है इस योजना के तहत। और 125 दिन की गारंटी का मतलब अगर आपको 125 दिन का काम नहीं मिलता है तो 125 दिन में जितने दिन आपने काम किया नहीं मिला, उसका रोजगार गारंटी भुगतान हम करेंगे उनको। ये इसकी पूरी गारंटी है कि 125 दिन रोजगार को उनको हम भुगतान करेंगे। पहले 15 दिन था, जो 15 दिन में नहीं, 1 महीने में भी नहीं मिलता था, और अब जो है हम 1 हफ्ते के अंदर उनका भुगतान करेंगे। अगर हमने उनके मजदूरी का 1 हफ्ते के अंदर भुगतान नहीं किया तो ब्याज समेत हम उनको पैसा देने वाले हैं। मैम एक मिनट, इस योजना से पहले ये भी कहा जा रहा था कि वो योजनाएं जो पुरानी चल रही, यानी मनरेगा जब चल रही थी तो वही उनको अभी तक नहीं मिल पाया है, उसी का हिस्सा नहीं मिल पाया है। तो ये नई योजनाएं और लाकर नाम जरूर बदला है, उसमें कुछ ऐड ऑन किया है, लेकिन जो पुराना चल रहा था उसको कैसे फिर क्लेरिफाई करेंगे? मैं बिल्कुल उन सारे लोगों को कहीं किनारे नहीं करना है, सबको इसमें जोड़ करके काम करना, और नए हमारे सदस्यों को इसमें जोड़ करके, हमारे श्रमिकों को इसमें जोड़ करके उनको लाभ दिलाना है। सिर्फ ये 25 दिन 125 दिन की मजदूरी की बात नहीं है, ना उनके पेमेंट की बात है, उनके सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार, किसी भी श्रमिक को किसी भी समय दुर्घटना अगर हो जाती है तो अगर हमारा ये बीवी राम जी का जो हमारा श्रमिक है निश्चित रूप से 2 लाख की उसको गारंटी भी है, बीमा की वो भी मिलती है, उसके बच्चों की शिक्षा के लिए भी मिलती है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं कि अब क्लियर है, क्योंकि एआई द्वारा ये लगातार उस पर जांच होगी, किसी भी तरह का कोई गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। और ये बीवी राम जी जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस नाम के साथ, नाम का उसमें राम जी का नाम जुड़ गया तो कुछ बहुत नहीं हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी का सपना था कि राम राज्य हो। तो राम राज्य होने के लिए गांव में रह रहे अंतिम व्यक्ति को सशक्त, मजबूत और सुरक्षित करने के लिए, उनके परिवार को सुरक्षित करने के लिए निश्चित रूप से इस योजना को लाया गया है, इस अधिनियम को लाया गया है। 60 दिन का अलग से कृषि कार्य करने हेतु भी उनको समय दिया गया है कि आप कार्य करें, तो स्कूल मिला के 185 दिन का होता है। और इसके अलावा सालों साल उनके दुर्घटना की, मैंने बताया कि बीमा की, उनके बच्चों के पढ़ने की, हर प्रकार के स्टैब्लिश की पूरी व्यवस्था की गई है। कि मतलब जिस प्रकार से योजनाओं को बना करके उस पर ध्यान न दिया जाना और ठगा सा महसूस रह जाता था हमारा श्रमिक, वो चीज़ें अब नहीं होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पारदर्शी तरीके के ये सारी चीज़ें होने वाली है। मंत्री जी, आपको लगता है कि पीडीए सरकार के लिए एक टेंशन है फॉर्मूला समाजवादी पार्टी का, और ये टेंशन बढ़ा क्योंकि 2024 में आपने भी देखा, और मैं तो शायद सलेमपुर लोकसभा गया तो वहां भी एक पीडीए फॉर्मूला आपका नुकसान कर गया? नहीं, ये पीडीए का फार्मूला ये लोग जो झूठी अफवाह फैला करके, गुमराह करके, कम पढ़े लिखे लोगों को इन लोगों ने जो गुमराह किया, संविधान का बड़ा बड़ा वो लोगो लेकर के दिखा करके, उतना ही नहीं था, 8,500 रुपया तुरंत खाते में आएगा, सीधे आएगा, हर गांव के एक बहनों के खाते में आएगा, इन सब बातों को करके उन्होंने वोट लिया। लेकिन उनका मोटिव कभी भी पीडीए के साथ रहना नहीं है। समाजवादी पार्टी जब खुद सत्ता में थी तो आप देखिए कि कितने पीडीए के लोगों को उन्होंने रखा था, कितने जिम्मेदार पदों पर रखा था। सिर्फ वो एक जाति विशेष के लिए काम करते हैं या अपने वोट बैंक के लिए काम करते हैं। जगह जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। जगह जगह बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं, जो बच्चे प्रमोशन किए थे, प्रमोशन से आरक्षण खत्म करने का किसने काम किया? तो प्रमोशन से आरक्षण खत्म करने का काम जो है समाजवादी पार्टी ने किया। बच्चों को जो हाईटेक डिग्री ले रहे थे, बीटेक की या डॉक्टरी की, उन बच्चों को जो है उनका जो 0 लेवल पर फीस चल रही थी कि बच्चे उनको पैसा नहीं लगेगा, इसको ख़त्म किसने किया? तो ये समाजवादी पार्टी ने किया। गांव गांव में जितने भी विवाद होते हैं, सारे विवाद इनका
इनकी पार्टी के लोगों का अनुसूचित, दलित, शोषित, वंचितों के साथ होता है। जमीन हड़पने का जितना काम होता है इनका उन्हीं लोगों के साथ होता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि पीडीए के नाम लिए बिना, अब बाबा साहब को सीने पे चिपकाए बिना इनका काम अब चल ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो बिल्कुल मगरूर थे। इनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता था कि सबका कल्याण करना है, सबके लिए काम करना। आज सरकार कुछ छोड़ ही नहीं रही है कि ये कुछ इनको बोलने का अवसर भी मिले, तो बस कैसे गुमराह किया जाए इसके लिए अब पीडीए, मैं तो धन्यवाद देती हूँ, कम से कम पीडीए याद तो आया कि पीडीए जैसा भी चीज कुछ यहाँ पे रहती है, लेकिन इस सत्ता में रहते हुए इनको कभी याद नहीं आया। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा आज आप चले जाइए पश्चिम झांसी में, हो जितने हमारे SC ST के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, सबको 7,000 अकेले झांसी में मुख्यमंत्री आवास दिया। जो प्रधानमंत्री चल रहा है इसी प्रकार हर जनपद में मुख्यमंत्री आवास से भी सेचुरेट किया जा रहा है। तो असली पीडीए, और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश की सरकार में हम 5-5, 6-6 मंत्री, मैं आपके दलित समाज से ही आती हूँ, तो इस प्रकार हम 5-5, 6-6 मंत्री, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, केंद्र में भी 12-15 मंत्री, और महामहिम 2-2 बार आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति और हमारी इस समय तो जनजाति की महामहिम हमारी मुर्मू जी हैं। तो इस प्रकार कहना नहीं, कथनी और करनी में अंतर नहीं, निश्चित रूप से असली पीडीए भारतीय जनता पार्टी में है और हमारी मोदी जी, योगी जी की सरकार में है। पीडीए का सर्वांगीण विकास, सभी लोगों के साथ लेकर के चलने का जो भाव है वो हमारी पार्टी में भी है और हमारी सरकार में भी है। और मैम इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आप लगातार जुड़ी हुई हैं, लोगों की समस्या सुनती हैं, योजनाएं भी लगातार पहुंचा रही हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार आपका कद बढ़ सकता है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर काफ़ी सुगबुगाहट चल रही है कि मकर संक्रांति के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है, आपका कद और बढ़ सकता है। कोई गुड न्यूज मिलने वाली है और जो हम बता पाए तो, क्योंकि और देखिए आपने कहा कि पीडीए का असली बात है, तो वही कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहती है कि दलित वोटरों को साधा जाए आपके जरिए। मुझे लगता है कि पार्टी में हम सभी को सिर्फ काम करने का जो जिम्मेदारी है, हम सभी बहुत जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम करते हैं और ये सब हमारे नेतृत्व का विषय है। वो सब देखते हैं कब क्या करना है, वो सब जानते हैं। उनका जो भी निर्णय होगा आप सभी के सामने आएगा। हम सभी के उन लोगों के आशीर्वाद की प्रतीक्षा रहती है। वो जहाँ जैसी जिम्मेदारी देते हैं उस पर हम सभी काम करते हैं। लेकिन चेहरे की स्माइल बता रही है कुछ बड़ा होने वाला है, क्या ऐसा कह सकते हैं? चेहरे की स्माइल तो मैं आपके चैनल पर आकर के यहाँ से बोल रही हूँ, इसलिए भी है क्योंकि आपका चैनल से बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं। हमको भी अपनी बात पहुंचाने का जनता के बीच के माध्यम है, तो इसके लिए भी चेहरे की स्माइल है। और निश्चित रूप से आप सभी बोले हैं तो अगर ऐसा कुछ होगा तो चेहरे की स्माइल और बढ़ जाएगी। सवाल और करूंगी SIR को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का क्या हाल है? क्या लोगों तक समझ पाए हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये मैसेज जा रहा है कि उनके वोट कट रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामीण बिल्कुल संतुष्ट हैं और शहर के लोग भी संतुष्ट हैं। मैं ये कह रही हूँ SIR बिल्कुल ऐसी, ये जो विपक्षियों के द्वारा कहिए, समाजवादी और केंद्र सरकार के द्वारा जो ये आपके कांग्रेस के द्वारा जो एक वहम फैलाया गया था कि NRC जैसा है और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपने गाँव पे रहो वरना तुम्हारी जमीन जायदाद हड़प ली जाएगी, इससे थोड़ा सा लोगों में जो है एक भय का माहौल व्याप्त था। लेकिन धीरे धीरे सब जान गए हैं, शुद्ध रूप से एक मतदाता शुद्धि पत्र का ये काम किया जा रहा है कि कितने डुप्लीकेट हैं भाई, एक ही व्यक्ति का 4 जगह नाम है तो उसको इधर से उधर हटाया जा रहा है। बढ़े हुए नाम जो हमारे 18 साल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका नाम बढ़ाया जा रहा है। तो ये कन्फ्यूजन की चीज़ों को फैला करके, अफवाह फैला करके जनता की सिंपैथी पाने की कन्फ्यूजन, लेकिन जनता जान चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक एक घर BLO जा रहे हैं, सबसे सबका नाम ले रहे हैं और अच्छे से फॉर्म भी फिलअप हो रहा है, उनके भी कार्यकर्ता जा रहे हैं, हम सभी के भी कार्यकर्ता जा रहे हैं। अब बहुत अच्छे से SIR का कार्यक्रम चल रहा है। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि अब चर्चा को हम खत्म कर रहे हैं, हम गोरखपुर की उड़ान कर रहे हैं, आप सलेमपुर से विधायक भी हैं, तो आपने उपलब्धियां बहुत सारी फेरिस बनाई, तो आने वाले वक्त में अपनी विधानसभा को क्या आश्वस्त करती है कि अब देखिए चुनावी बरस है और अब यहाँ कुछ बदलाव होगा, और आप क्या हमें भी आमंत्रित करेंगे, हम वहाँ लिखें कि सलेमपुर की उड़ान? मुझे लगता है कि जरूर
1 साल या 1.5 साल बाद आप आइएगा तो हमारे पता नहीं क्यों अभी भी आप लंबा इंतजार दे रही हैं। लंबा आपको सलेमपुर में बिल्कुल लगेगा कि अब हम सिंगापुर में आ गए हैं, क्योंकि सलेमपुर को देखे होंगे अगर आप पहले, तो अब सलेमपुर मैडम, में ये जाएंगे आप तो आपको वायरल हो बिलीव जाएंगी नहीं होगा। कि सलेमपुर सिंगापुर की बिल्कुल, तुलना की थी बिल्कुल। आपने। इतने ज्यादा 6 लेन 4 लेन बन रहे हैं कि सलेमपुर की कनेक्टिविटी राम जानकी मार्ग और 4 लेनों से बलिया से लेकर के और तमकुही राज तक जाना हो, या यहाँ से आपको बनारस जाना हो, या यहाँ से लखनऊ और दिल्ली जाना हो, 5 घंटे से अधिक नहीं लगने वाला है। हम सभी कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हमारे सलेमपुर में इतना ज़्यादा काम होगा, लेकिन सरकार ने बराबर बहुत ज़्यादा किया। आपका सलेमपुर उड़ान पे है। निश्चित रूप से मैं बोली हूँ कि 1-1.5 साल बाद आप वहीं पे ये जी कन्क्लेव कराइएगा और देखिएगा कि सलेमपुर किस अपने गति से आगे उड़ान भर रहा है। तो देखिए, आपने सुना विजय लक्ष्मी गौतम जी को, सलेमपुर विधानसभा से वो विधायक भी हैं, मंत्री आप जानते हैं कि ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, लेकिन कह रही हैं कि सलेमपुर आने वाले वक्त में भैया सिंगापुर बन जाएगा। तो सिंगापुर मत जाइए, सलेमपुर आइएगा, देखते हैं उनका वादा कितना खरा होता है। अगर वो सिंगापुर बनाती हैं तो जुड़िए उनके साथ 2027 के चुनाव।